हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग पढ़ रहे थे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से राजपूत किंगडम से। राजपूत किंगडम्स। अपॉन द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के डेथ के बाद द राजपूत चीफ tried to break off their alliance with the Mughal Empire and establish themselves as independent rulers। तो पहले मुगल में क्या होता था अकबर के टाइम से, ठीक है। अकबर एक ऐसे राजा थे ना जो कि सारे धर्म सारे जात पात को लेकर चलते थे, ठीक है। किसी से कोई घृणा नहीं, और मतलब सब मिल के रहते थे। और ऐसा चलता रहा औरंगजेब तक। पर औरंगजेब जब तक राजा था तब तक तो ठीक ठाक था, पर औरंगजेब के बाद तो सारे बकलोल शासक थे ना। तो इसीलिए औरंगजेब के डेथ के बाद ना जितने भी राजपूत रूलर्स थे ना वो मुगल से नाता तोड़ दिया। बोला अब हमको कोई मतलब नहीं रखना है मुगल से, ठीक है। और नाता तोड़कर इन लोगों ने यानी कि राजपूत रूलर्स ने खुद को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर लिया। However, their own empire was divided into many small states। पर यही तो दिक्कत थी ना कि ये जो राजपूत रूलर थे या फिर और भी मराठा रूलर देखेंगे ना तो उनके छोटे छोटे और भी एरियाज में वो बटे हुए थे। द लार्ज राजपूत स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन प्रीटी क्वेरल विथ वॉर विथ ईच अदर। और जो बड़े बड़े राजपूत रूलर्स थे वो एक दूसरे से बस मार धाड़ करते थे जमीन के लिए। राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, द रूलर ऑफ अम्बेर, अम्बेर के राजा थे जय सिंह, वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ दैट पीरियड। सबसे डायनेमिक, सबसे हैंडसम, सबसे कैपेबल जो रूलर था ना उस वक्त का, तो राजा जय सिंह थे। ए ग्रेट स्टेट्समैन, ही इंट्रोड्यूस मैनी सोशल रिफॉर्म एंड टूक अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। और भी जितने भी अभिशाप थे ना सोसाइटी में, मतलब ऐसे जो बुरे बुरे चीज़ थे उन्हें ख़त्म किए। ये जो बुरी बुरी प्रथा थी ये सारी चीज़ें ख़त्म किए, और इनका बहुत इंटरेस्ट था साइंस और एस्ट्रोनॉमी में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पिंक सिटी। और जो जयपुर पिंक सिटी है ना, तो पिंक सिटी को इसी ने ही बसाया था, पिंक सिटी ऑफ जयपुर, which became a great center of art and science. He built the Jantar Mantar and also erected observatory at Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Benares। आई होप आपको जंतर मंतर के बारे में पता होगा। जंतर मंतर एक छोटा सा बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में है, जहाँ पर लोग धरना देते हैं अक्सर। और बहुत सारे ऑब्जर्वेटरी टावर्स भी लगाए थे। ऑब्जर्वेटरी टावर्स मतलब बहुत बड़े बड़े टावर्स चांद तारे को देखने के लिए। The rulers of Jodhpur and Amber were also appointed governor of Gujarat and Malwa, respectively, by the Mughal Empire. The Rajput were involved in mutual rivalries, मतलब खुद में ही मारधाड़ करना, and failed to unite against power from outside। और जब खुद में हम लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बताओ कोई बाहर का अगर लोग आएगा तो हमें आसानी से हरा देगा ना। तो वही चीज़ होता था। They lost their Jagir outside their state, and with the rise of the Maratha, their influence began to deteriorate। ये जो डिटीरियोरेट है इसका मतलब होता है खत्म होना। तो जैसे जैसे मराठा का पावर बढ़ता गया ना, तो वैसे वैसे ये राजपूत रूलर्स जो थे इनका पावर घटता गया। नाउ वी विल सी अबाउट द मराठास, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप एकदम आराम से अच्छे से इस लेक्चर को सुनना। तो मराठा को मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ मराठा के बारे में। तो मराठास जो थे ना वो पहाड़ में रहते थे, मतलब ये पहाड़ी लोग थे, ठीक है। और इनमें जो हम लोग किंग देखेंगे पेश में, ये जो छत्रपति शिवाजी, तो उनका जो हाइट था ना वो ज़्यादा नहीं था, वो थोड़े नाटे कद के थे। और मराठास जो थे वो युद्ध जो करते थे ना तो वो गोरिला वॉर का मतलब होता है छुप छुप कर युद्ध करना। तो उसमें ये परफेक्ट थे, ये सब का कोई मोल नहीं, मतलब एकदम इसका कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, इन लोगों का। लेकिन अगर इन लोगों को युद्ध करने के लिए हम लोग भेज दें फील्ड वाले एरिया में तो इन लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाती थी, क्योंकि ये सब एक्सपर्ट थे गोरिला वॉर में, और ये सब फील्ड की वॉर को नहीं जल्दी से जीत पाते थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें मराठा का है, आपको ध्यान में रखना है। द मराठा किंगडम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर
तो मराठा जो किंगडम था ना वो सबसे पावरफुल था। जो रीजनल रूलर्स हुए ना, जैसे कि बंगाल में था, नीचे हैदराबाद में था, इधर महाराष्ट्र के एरिया में मराठा था, तो सबसे पावरफुल मराठा थे। विथ द माइनर सीफियंस रूलर द किंगडम ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, द मराठा डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी एंड बिकेम वेरी पावरफुल। तो शिवाजी जब राजा थे ना, और राजा को वहाँ पे छत्रपति बोलते हैं, ठीक है। छत्रपति एक टाइटल है, तो वो टाइटल जो राजा होते थे उन्हें दिया जाता था। तो छत्रपति शिवाजी जो थे वो खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर लिए थे। Shivaji's successors were very weak. In the 18th century, the Peshwa became the real head of the Maratha Empire, while the king was relegated to the background. तो नो डाउट शिवाजी एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, पर उनके आने वाले जो आए जो वंश ना, तो वो उतने पावरफुल और कैपेबल नहीं थे, वो सब बहुत कमज़ोर थे। उसके बाद जो ये टाइटल था ना छत्रपति, जो राजा को टाइटल मिलता था, ये टाइटल ही हटा दिया, और छत्रपति की जगह में अब जो राजा होता था उसके आगे लगता था पेशवा। ठीक है, आपने सुना होगा पेशवा बाजीराव, ठीक है। तो पेशवा बिकेम द रियल हेड ऑफ द मराठा अंपायर, मराठा अंपायर के हेड होते थे। वाइल द किंग वॉज रिलेटेड टू द बैकग्राउंड। शाहू द ग्रैंड सन ऑफ शिवाजी, तो शाहू जो था वो ग्रैंड सन था शिवाजी का, वॉज एबल टू रिगेन द मराठा थ्रोन विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे ना, उनके मदद से जो शिवाजी का पोता था शाहू जी, तो वो ना बहुत सारे एरिया को फिर से मतलब रीगेन किए। इट इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वैल्यूबल सर्विस रेंडर्ड बाय बालाजी विश्वनाथ, साहू अपॉइंटेड हिम एज हिज पेशवा और द प्राइम मिनिस्टर। तो जो मैंने आपको बताया ना कि जो छत्रपति का टाइटल था उसको हटा दिया गया, उसके बाद जो मराठा का हेड होता था ना उसको पेशवा बोला जाता था। Balaji concluded a treaty with one of the Sayyid brother of the Mughal court, by which all the territories of Shivaji's kingdom that had been conquered by the Mughal were restored to Shahu. तो बालाजी जो है, बालाजी concluded a treaty, मतलब एक मीटिंग की है सैयद ब्रदर से। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सैयद ब्रदर के बारे में, ठीक है, जिसने फरुखसियर ये सबको राजा बनाया था, याद है आपको? इस स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर सैयद ब्रदर फरुखसियर को राजा बनाया था, फिर बाद में इन्हें ही मार दिया था, ठीक है। तो मतलब ये सैयद ब्रदर, तो इन्हीं से ना समझौता किया था साहू जी। क्या समझौता किया था? समझौता ये था ना कि जितने भी ज़मीन चले गए थे इन लोगों का, मराठा का, तो इन लोगों ने सैयद ब्रदर से बात करके वो सारे ज़मीन को फिर से वापस लिए, ठीक है। तो यही बातें लिखी गई है यहाँ पे कि बालाजी concluded a treaty with one of the Sayyid brother at the Mughal court, by which all the territories of Shivaji kingdom that had been conquered by the Mughals were restored to Shahu। वो सारे जमीन शाहू को मिले, शाहू जी को। He was also assigned the Chauth and the Sardesh Mukhi of the 6 subs of the Deccan. In return, Sahu had to maintain 15,000 horses for imperial service. Balaji Vishwanath assigned separate area to the Maratha Sardar for the collection of the Chauth and Sardesh Mukhi। देखो ये चौथ और सरदेश मुखी ना एक तरीके का टैक्स है, ठीक है। There were 5 main सरदार, 5 मेन सरदार थे, और मैं चाहता हूँ कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते देखते ही आप इन 5 सरदार के नाम याद कर लो, ठीक है। तो गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, भोंसलेस ऑफ नागपुर, आशा भोसले, लता और सॉरी आशा भोसले का आपने नाम सुना है ना, जो शायद लता मंगेशकर की सिस्टर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भोसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर एंड द पेशवाज ऑफ पुणे, ठीक है। तो ये 5 आप सरदार के नाम याद रखना, ठीक है। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर और पेशवा ऑफ पुणे, ठीक है। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर और पेशवा ऑफ पुणे। आई होप आप ये याद कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में भी शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस है।
आगे पढ़ते हैं अब, बैक टू द टॉपिक। बालाजी विश्वनाथ वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बाजीराव फर्स्ट। तो बालाजी का जो बेटा था ना, बाजीराव फर्स्ट था, हु वॉज एन एक्सेलेंट कमांडर, बहुत ही एकदम एक्सेलेंट आदमी था, बहुत मस्त आदमी था वो। अंडर हिम द मराठा एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी एज फार एज बिहार एंड उड़ीसा इन द ईस्ट। और जब बाजीराव फर्स्ट था ना राजा, तो बिहार तक फैल गया था इनका साम्राज्य, एंड पंजाब इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में पंजाब तक फैल गया था। दे इवन थ्रेटेंड किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड अरकोट, वेलोर सिटी ऑफ तमिलनाडु इन साउथ। और ये दूसरे राजा को, जो कि जो मैसूर के राजा हैं और अरकोट के राजा हैं, उसको भी चैलेंज करता था। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज ऑल्सो नॉट स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाजीराव सन बालाजी बाजीराव। Bengal had to surrender Odisha to the Maratha. Maratha also had a great control over the Mughal territories, और मुगल की जितने भी टेरिटरीज थे ना, वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। The Maratha Sardar on the other hand did not always follow the instruction of the Peshwa. और अब क्या हो रहा था कि ये जो मराठा सरदार थे ना, ये हमेशा जो पेशवा की बात है ना, वो नहीं सुनते थे, नहीं सुनने लगे थे। दे ऑफन अटैक एंड कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ नेबरिंग किंगडम, और वो खुद से अटैक करके दूसरे का किंगडम को कब्जा कर लेते थे। दे फॉर्म कॉन्फेडरेंसी इन विच दे वेर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑफ इंटरनल अफेयर द कॉन्कर्ड किंगडम्स। However, as long as the Peshwa were strong enough to control them, there were no problem. जब तक पेशवा थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था कंट्रोल करने में मराठा को उनके टेरिटरीज में। However, after the third battle of पानीपत, फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद पूरा मराठा साम्राज्य भी तहस नहस हो गया। द मराठा कॉन्फेडरेंसी लॉस्ट इट्स कोहेशन ऑफ द एंड द सरदार स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर। तो हमने अभी 5 सरदार के बारे में आपको बताया था ना, तो वो पांचों आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे थे। विथ द हेल्प ऑफ अदर पावर, However, unity existed among them soon came to an end. और इनके अंदर स्टार्टिंग में बहुत यूनिटी था, ये सभी मिलजुल कर रहते थे और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, इनका यूनिटी टूटता गया। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना कि जिससे कि पूरे तरीके से मुग़ल जो है वो तो ख़त्म हो गया, साथ में मराठा का भी पावर बहुत हद तक ख़त्म हो गया। आपको इस पिक्चर में खूंखार किसका आदमी दिख रहा है? इसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ, और ये जो युद्ध हुआ ना, तो इस युद्ध को बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक हरियाणा में जगह है, और जब भी पहले का भी मार धाड़ करना होता था ना, तो बुला लेता था कि हिम्मत है तो आ जाओ पानीपत में मार करते हैं, तो वही पानीपत। और आप देख रहे हो ना कि मराठा किस तरीके से अपना टेरिटरी को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है अपना एरिया को, तो इनका कॉन्फिडेंस भी तो 7वें आसमान पर होगा ना, तो इसका भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। और ये सब भूल गए थे ये चीज़ कि ये सब मोस्टली जो युद्ध जीते हैं ना, वो गोरिल्ला वॉर के थ्रू जीते हैं। गोरिल्ला वॉर का मतलब हुआ कि मतलब छुप छुप कर युद्ध करके जीतना, ये सब फील्ड में नहीं जीते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ इनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया था कि ये सब चैलेंज कर दिए अहमद शाह अब्दाली को कि हाँ हम तुमसे मार करेंगे, वो भी फील्ड में। ठीक है, तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अफगानिस्तान which formed a part of Nadir Shah Empire became independent under Ahmad Shah Abdali. He invaded, यानी कि अहमद शाह अब्दाली invaded the Mughal Empire a number of times between 1748 से लेके 1767 तक। बहुत बार अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया मुगल्स पर, एंड कैरिड अवे वास्ट बोटी, और बहुत लूट उट करके यहाँ से गया। इन 1761 ही कॉन्कर्ड पंजाब, और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अटैक करके पंजाब को कॉन्कर कर लिया, उसको जीत लिया, एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और फिर पंजाब में जीतने के बाद उसने दिल्ली की ओर बढ़ गया। हैंस अ वॉर बिटवीन द टू बिकेम इनएविटेबल, और अब जो कि दिल्ली से भी आगे बढ़ गया, तो अब तो वॉर होना लाजमी था, और ऐसा वॉर जो कि कोई टाल नहीं सके। Once again, the fate of the region was to be decided on the historical field of पानीपत। और अब
ये मतलब कि एक बहुत ही क्रूशल समय आ गया था इंडिया के लिए कि किसके हाथ में अब इंडिया का जो पावर है वो जाएगा। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। द मराठा वेयर रूटेड एंड मेनी ऑफ देयर जनरल वर किल्ड अलॉन्ग विथ थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स। बहुत हज़ारों हज़ार सोल्जर्स की डेथ हो गई और जितने भी जनरल थे यानी कि बड़े बड़े जो पोस्ट पर थे उनका भी, सेनापति सब जो थे उनका भी डेथ हो गया। देयर पॉलिसी ऑफ प्लंडरिंग द नेबरिंग किंगडम हैड कॉस्ट देम डियरली। और ये जो मराठा थे ये तो मतलब सबको उकसाते थे ना कि तुम बोलोगे ज़्यादा, तुम खुदोगे ज़्यादा, कब्जा ही कर लेंगे तुमको। तो इस चीज़ का नुकसान मराठा को झेलना पड़ा, क्योंकि मराठा हेल्प के लिए बुलाते रहे पर कोई नहीं आया हेल्प के लिए। नो बडी, नॉट इवन द राजपूत और द जाट केम टू देयर हेल्प। ना ही राजपूत आए ना ही जाट आए इनकी मदद के लिए। द मराठा वेयर फोर्स टू रिटर्न टू द डेक्कन एंड देयर इन्फ्लुएंस इन द नॉर्थ डिक्लाइन। और इस युद्ध के बाद, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, अहमद शाह अब्दाली ने इतने मतलब खून किए मराठास के कि मराठा जो है फिर से सिमट कर रह गया छोटे से एरिया में। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मराठा की ऐसे क्या क्या वजह थी जिससे कि मराठा का जो साम्राज्य था वो खत्म हुआ। Some important reason for the decline of the Maratha are discussed below. Inefficient governance led to fragmentation of power and loss of revenue. Ineffective governance, ineffective governance का मतलब होता है कि जो राजा थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, कमज़ोर राजा थे, जिसकी वजह से जो है इनका ज़मीन का हिस्सा टूटता गया और रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स लेते थे उनका भी पैसा घटता गया। और फिर मेरिटियोक्रेसी बिगेन रिप्लेस्ड बाय हेरिडेटरी सिस्टम। पहले क्या होता था, जो मेरिटियस है मतलब जो हकदार है उनको मिलता था, पर बाद में क्या होने लगा, ये हेरिडेटरी सिस्टम हो गया। मतलब कि अगर किसी के पापा पेशवा हैं तो उसका बेटा पेशवा होगा। ठीक है, जैसे हमने देखा ना अभी विश्वनाथ जो था उनके बेटे फिर बाजीराव फर्स्ट, तो वैसे होने लगे पेशवा। फिर है गोरिल्ला वॉरफेयर वॉज ओनली इफेक्टिव इन अ हिली रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब गोरिल्ला जो पद्धति होता है उससे लड़ने में वो जो पद्धति है उसमें जो है ना वो आप सिर्फ पहाड़ों में लड़ सकते हो गोरिल्ला वॉर, लेकिन आप जो प्लेन है वहाँ पे नहीं लड़ सकते। बट नॉट इफेक्टिव इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ, तो प्लेन ऑफ द नॉर्थ में नहीं लड़ सकते। और जो ये बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ये प्लेन में हुआ जिसके कारण मराठा की हार हुई। तो ये थे मराठा के बारे में। अब हमें पढ़ना है मैसूर के बारे में। मैसूर भी एक रीज़न है, नीचे का रीज़न है। ठीक है, हैदर अली वहाँ के राजा थे। मैसूर इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर अ हिंदू किंग चिलिका कृष्णराज चीका। ठीक है, इसका नाम चीका कृष्णराज है। ठीक है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी बट हैदर अली एन ऑर्डिनरी सोल्जर ओवरथ्रू द किंग एंड कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1761। ये हैदर अली का पिक्चर है। ठीक है, तो हैदर अली उस हिंदू रूलर को वहाँ से हटाए थे 1761 में और खुद वहाँ पर राजा बन गए मैसूर के। Although illiterate, Hyder Ali was an efficient commander, a good administrator and a wise ruler. पर हैदर अली ठीक ठाक रूलर थे। He trained his soldier according to European military tactics। और ये अपने सोल्जर्स को, अपने सिपाहियों को वैसे लड़ना सिखाते थे जैसे कि यूरोप में अपने सोल्जर्स को सिखाया करते थे ना, तो वैसे ये भी अपने सोल्जर्स को सिखाया करते थे। ही बिगेन अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल कैंपेन्स एंड वेज कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट मराठा। और मराठा से भी ये वॉर लड़े। द निज़ाम एंड द ब्रिटिश, निज़ाम और ब्रिटिश से भी लड़े थे। ही डाइड इन द एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 1782। फिर ये एंग्लो मैसूर, एंग्लो का मतलब होता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं ना, स्पेशली इंग्लैंड, तो वो हो गया एंग्लो मैसूर वॉर हुआ जो कि 1782 में हुआ था, जिसमें इसकी डेथ हो गई। एंड वॉज सक्सीडेड ही बाई हिज सन टीपू सुल्तान। और इनका बेटा था टीपू सुल्तान, वो राजगद्दी में बैठा। हु स्ट्रेंथन द आर्मी, फिर उसने अपने आर्मी को मजबूत किया। रिकंस्ट्रक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर पोज्ड द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस टू द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ही स्ट्रेंथन द इकोनॉमी बाय इंकरेजिंग एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। फिर इनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उसने बहुत हद तक अच्छे अच्छे काम किए और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए हर एक पॉसिबल काम किए।
ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें हम लोगों ने देखा ये भी कि डिक्लाइन ऑफ द मराठा एम्पायर कैसे हुआ और सभी को अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट है, छोटा सा भी लाइन में अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।